हेलो बच्चों, आप से लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये देख लेते हैं कि आखिर रासायनिक बल गतिकी है क्या। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी है क्या। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की रेट, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती। बात समझ में आई? मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के रेट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि वह अभिक्रिया किस रेट से चल रही है या कब तक समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर की बात करते हैं, तो चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर में टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, मैं इसको हिंदी में राइट कर देता हूं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब। सांद्रता का तात्पर्य है यदि वो एक्वस सोल्यूशन होगा तो उसमें सांद्रता निर्भर करेगी, अगर कोई रिएक्शन गैसीय रिएक्शन है तो उस पर क्या निर्भर करेगी? दाब। ठीक है, इसीलिए मैंने सांद्रता या दाब पर समय के साथ हुए परिवर्तन को, समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। बात समझ में आई? कोई भी पदार्थ, ठीक है, उसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, ठीक है, यदि समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन का मतलब क्या है? यदि अभिकारक है तो वो क्या होगा? उत्पाद बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, यदि अभिकारक है तो वो क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। तो उत्पाद बनाने का मतलब क्या है? जब हम कोई भी अभिक्रिया शुरू करेंगे तो अभिकारक हमारा क्या होगा? 100 ही तो होगा, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या ये 100 बचेगा? क्या नहीं, है ना। तो ये वही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा पदार्थ की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। तो ये समय के साथ जो सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर। बात समझ में आ गई ना? दैट्स क्लियर हुआ ना? मतलब अभिकारक की मात्रा में समय के साथ जो परिवर्तन होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर। ठीक है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। बात यहां पर ये बात क्लियर हो गई ना कि अभिकारक या उत्पाद। अब उत्पाद का मतलब क्या है? अगर हम उत्पाद से कोई अभिकारक बनाएंगे तो क्या होगा? मान लिया उत्पाद शुरुआत में क्या था? 100। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, 100 है तो शुरुआत में क्या होगा? इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं होगी क्योंकि अभी वहां पर अभिक्रिया शुरुआत ही नहीं हुई, है ना। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद क्या ये 100 बचेगा? क्या नहीं, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा अभिकारक के रूप में परिवर्तित हो चुकी होगी। तो कितने समय में उत्पाद की या अभिकारक की कितनी मात्रा परिवर्तित हुई, यही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर। समझ में आई ना बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर
रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक आधार पर रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए भैया यहां पर 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3। पहला होता है अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का तात्पर्य क्या होता है भैया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट फिक्स हम लोग कर ही नहीं सकते, वो इतनी फास्ट होती है कि फ्रिक्शन ऑफ टाइम पे वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब क्षण में, एक ही क्षण में वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिवाली आती है, आप लोग पटाखे को जलाते हैं, ठीक है। तो पटाखे को आप जब जलाते हैं तो उसमें जो ब्लास्ट होने की प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि भैया उस पटाखे का आधा बारूद कितने समय में खत्म हुआ, पूरा कितने समय में खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही टच हुआ नहीं लाइट उसके बारूद पे, वैसे वो ब्लूम खत्म। मतलब उसमें हम लोग रेट को डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षणिक में, मतलब क्षणिक समय में, ऐसी अभिक्रियाएं जो क्षणिक समय में कंप्लीट हो जाती हैं या पूर्ण हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इन अभिक्रिया का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाता कि कब शुरुआत हुई कब खत्म हो गई, है ना। जब हमको पता ही नहीं चलेगा कब शुरुआत हुई कब खत्म हो गई तो हम उसका रेट डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे ही बारूद पे लाइट लगी, आग लगी, वैसे ही वो खत्म हो गए तुरंत, है ना। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिटरमाइन नहीं करते, ठीक। दूसरा रिएक्शन क्या होता है? अति धीमी, ठीक है, अति धीमी रासायनिक अभिक्रिया। ये ऊपर वाली क्या थी? अति तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा तेज थी। अब ये क्या है? अति धीमी रासायनिक अभिक्रिया। इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? अति धीमी रासायनिक अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था, एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें बताया था क्या? पटाखे का जलना जैसे, या हम लोग इसमें लिख सकते हैं आयनिक रिएक्शन या आयनिक अभिक्रिया, ठीक है। जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती हैं वो हमारी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अति धीमी रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे जंग लगना, जंग लगना या पर्वतों का निर्माण होना। ये इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि इसको कंप्लीट होने में हो सकता है कई साल लग जाएं, ठीक है, या कुछ महीने हो जाएं। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लेकर के बैठेंगे तो 2 साल तक क्या वेट करेंगे क्या कि भैया अब इसका आधा हुआ है, अब इसका आधा हुआ, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। भैया कौन बैठेगा इतने दिन तक के लिए इसको कंप्लीट होने के लिए, है कि नहीं। अब जैसे जंग लगना ही है, ठीक है। अब जंग लगना क्या होता है? तो एक दिन में तो जंग लगता है नहीं, उसके लिए तो काफी टाइम लग जाता, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, कुछ हफ्ते लग जाए या कुछ महीने लग जाए। तो उसके लिए भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि ये इतना स्लो होता है कि इसके लिए तो वेट करना पॉसिबल ही नहीं। और अति वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है? ये इतना फास्ट हो जाता है कि हम लोग इसका रेट डिटरमाइन कर नहीं पाएंगे, है ना, इतना फास्ट होता है। तो इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। तो फिर आखिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते किसका है? हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो इसमें थर्ड है, मॉडरेट टाइम रिएक्शन, मतलब
धीमी अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर धीमी अभिक्रिया का तात्पर्य ये भैया ये भी स्लो नहीं होता इसके जैसे, है ना, ये एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक निश्चित समय में, जो एक निश्चित समय में पूर्ण होती हैं, धीमी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। बात समझ में आया? मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो एक निश्चित समय में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे हमारा अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया को बनाने के लिए क्या होते हैं, N2 लेते हैं और 3H2 लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको बनाते हैं तो क्या बनता है, 2NH3। ठीक, तो ये अमोनिया जब बनती है तो ये एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाती है। लगभग इसको कंप्लीट होने में 8 मिनट का टाइम लगता है, लगभग 8 मिनट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 मिनट तक आप वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल वेट कर सकते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना भाग और कितने समय में कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसका रेट डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं ना, है ना। तो जिन अभिक्रियाओं का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं उनका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इनका तो रेट डिटरमाइन करना इतना इम्पॉसिबल है, इतना इम्पॉसिबल है कि कौन वेट करेगा और कौन इतनी जल्दी फास्ट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग मतलब वेरी फास्ट और वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं किसका है, स्लो केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक निश्चित समय पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, वो भी किसके आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो किस पर निर्भर होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे आगे की टॉपिक की ओर, तब तक के लिए बाय बाय।